हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश चैनल में। तो आप सभी को पता है कि एक हमारी सीरीज है जो है प्री जीओसी। उसके बाद शायद अगले ही लेक्चर के बाद हम जीओसी स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है प्री जीओसी है वो लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कार्बोकेटाइन का होता है कार्बो एनएन प्री रेडिकल, रेडिकल केटाइन पेयर, रेडिकल एनएन पेयर एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बिन। एक सिंगलेट कार्बिन थी, एक ट्रिपलेट कार्बिन थी। यदि जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर जाके पहले देखें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कार्बोइन कैसे फॉर्म करती है एंड किसी रिएक्शन के दौरान कब बनती है, कार्बिन कैसे बनती है, ये हमने थोड़ी सी चर्चाएं की थी। तो आज तो स्पिरिट यूसी में जो कुछ टॉपिक्स रह गए, कुछ टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। जैसे कि आज का एक नया ही टॉपिक रहेगा, वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है। थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, पर लेकिन आगे हम जब जीओसी पढ़ाएंगे तब अवश्य इसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का मीन्स होता है यदि कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अभी भी कुछ एनर्जी लेवल है, ये क्या है, कुछ कोई भी कुछ एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है, पहले उस कभी इलेक्ट्रॉन की, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की कभी पहले एनर्जी हाई रही होगी। कैसी रही होगी, हाई। अब वो कैसे भी, क्या कहा मैंने, वो इलेक्ट्रॉन कैसे भी अपनी इस इलेक्ट्रॉन जो है इस हाई एनर्जी को मिनिमाइज करिए, यानी कैसे भी अपनी इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसे वो लेस करे, क्या करे, लेस करे, यानी कम कर दे। तो उस स्टेप, यानी उस स्टेबलाइजेशन को ये बोलते हैं स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी है जिसकी, तो वो कैसे भी यानी उस एनर्जी को मिनिमाइज करे, यानी कम से कम करे, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। अब क्या होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, तो उसी मेरा जैसे स्टेरिक स्टेबलाइजेशन का मीन्स होता है कि मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। इसका मीन्स होता है मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। क्या कहा मैंने, जैसे मैंने बताया कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी है, वो कैसे भी करे अपनी इस एनर्जी को लूज, यानी कैसे भी एनर्जी को कम करे, तो जब यदि वो एनर्जी को कम कर दे तो उसी स्टेबलाइजेशन को कहते हैं। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसी स्टेबलाइजेशन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, यानी इस एनर्जी के लॉस को ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। यदि स्टेरिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है, यदि स्टेरिक जो ग्रुप, स्टेरिक जो इफेक्ट लगता है, यानी स्टेरिक जो रिपल्सन लगता है, वो भी कैसे भी अपने आप में क्या हो, मिनिमाइज, यानी कैसे भी मिनिमाइज हो, तो उसे बोलते हैं स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। ये वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, ये है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। स्टेरिक इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट के बारे में मैंने पहले ही लेक्चर में थोड़ी चर्चा की थी, तो आप वहां पे आप देख सकते हो कि क्या होता है स्टेरिक इफेक्ट, क्या होता है स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, तो ये मिनिमाइजेशन करे कैसे भी, और इसी स्टेरिक इफेक्ट को हम बोलते हैं वांडर वाल्स रिपल्सन। क्या बोलते हैं, वांडर वाल, वांडर वाल, वांडर वाल रिपल्सन। क्या बोलते हैं, वांडर वाल रिपल्सन। ठीक है, तो क्या नाम है ये, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेरिक रिपल्सन, यानी कैसे भी स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज कर दे। स्टेरिक इफेक्ट के बारे में आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो। ठीक, क्या हो कि कभी दोनों ही एक साथ आमने सामने आने लग जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन भी आने लग जाए एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन भी आने लग जाए, तो तब क्या होता है, कब कौन जीतेगा, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक तथा स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वर्सेस स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, यानी इन दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला जो इफेक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, एक फर्स्ट हमारे पास एक इफेक्ट है जिसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या है,
तो हमारा आता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और एक आता है हमारे पास हाइपर कन्जुगेशन। क्या आता है? हाइपर कन्जुगेशन, हाइपर कन्जुगेशन। ठीक आता है मेसोमेरिक। क्या आता है? मेसोमेरिक आता है, उसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। क्या बोलते हैं? एरोमेटिसिटी। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जनरली 4 इफेक्ट मैंने लिख दिए हैं, बहुत सारे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट एक, हाइपर कन्जुगेशन एक है, मेसोमेरिक एक है, एरोमेटिसिटी। और स्टेरिक इफेक्ट में हमारे कुछ हैं, जैसे एक है एसआईआर। क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। एक है एसआईपी, एसआईपी स्टेरिक इनहिबिशन प्रोपगेशन। क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अगला है स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। क्या होते हैं डिटेल में बात करेंगे। जब भी क्या हो कि स्टेरिक इफेक्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगने लग जाए तो ध्यान रखिएगा, जो एसआईआर होते हैं या एसआईपी होते हैं, यानी कि जो भी स्टेरिक इफेक्ट होते हैं, वो मोर डोमिनेट कर जाते हैं। वो क्या करते हैं? मोर डोमिनेट कर जाते हैं, मोर डोमिनेट में मोर डोमिनेटिंग कर जाते हैं। पर लेकिन ये लेस डोमिनेट होते हैं। कैसे होते हैं? लेस डोमिनेट, लेस डोमिनेट। यानी जब भी सब लड़ाई आमने सामने इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक की होने लगे तो ये मोर डोमिनेट करेंगे, तो ये लेस डोमिनेट करेंगे, तो इसका मीन्स ये जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। तो समझ में आया होगा, मैंने कहा कि लेस डोमिनेट करेंगे, ये मोर डोमिनेटिंग होते हैं। तो इसका मतलब जब भी लड़ाई कभी एसआईपी के इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के साथ हो या कभी एरोमेटिसिटी के साथ हो, ये बात कर रहा हूँ 99% ये केसेस में, 99% केसेस में कि मोर डोमिनेटिंग हमारे स्टेरिक इफेक्ट होते हैं और लेस डोमिनेटिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। जब भी लड़ाई एस आई आर की यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की होने लगे, इंडक्टिव के साथ हो चाहे मेसोमेरिक के साथ हो, तो ये इन पर भारी पड़ेगा। यानी स्टेरिक इफेक्ट सदैव इस पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर भारी पड़ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कर देंगे तो तब हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की कुछ बातें। अब थोड़ी हमने और कहा था कि इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, तो परसेंटेज एस करेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर, इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में और बॉन्ड लेंथ के बारे में एंड परसेंटेज एस करेक्टर। यानी कि पहला है बॉन्ड लेंथ, अगला है बॉन्ड एंगल, अगला है परसेंटेज एस करेक्टर। थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं इनके बारे में। ध्यान रखना, जब भी कार्बन का कभी क्या हो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, और क्या हो कि कभी कार्बन का sp2 भी होगा और कभी क्या हो कार्बन का sp3 भी होगा। ये आपको थोड़ी नॉलेज होगी इनके बारे में। अब जब कार्बन का कभी sp हाइब्रिडाइजेशन हो, क्या हो, तो तब यदि मुझे वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? परसेंटेज एस करेक्टर। क्या निकालना हो? परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर। तो आपको पता है कि एसपी के अंदर जो एस करेक्टर होता है कितना परसेंट होता है? 50%। कितना होता है एस करेक्टर? 50%। और sp2 में जो एस करेक्टर होता है वो 33.33%। और sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर होता है 25%। कितना होता है? 25%। ये मैंने निकालना भी सिखाया था, ठीक। और यदि बात है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एकदम खुली हुई सी होती है, ठीक है। ये है हमारे पास, ये से कुछ ये देख लो कि ये है और ये लोग ये रही, ये एकदम खुली हुई सी है, ठीक है। अब जब इसकी बात करते हैं तो कुछ ये रही और इसकी कुछ इस तरीके से होती है, और इसकी कुछ बात कर रहे हैं ये रही और इसकी कुछ ऐसे होती है। अब इनके साथ में एक एक एटम जोड़ दूं, मान लीजिए इनके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम जुड़ा है इन सबके साथ, ठीक है। क्या है? ये एकदम ऊपर वाली जो होती है एकदम खुली हुई सी होती है, ऐसे करके एकदम खुली हुई सी होगी, और ये वाली थोड़ी सी लंबी, ये वाली और लंबी होती है। तो इसका मतलब यदि इनके बीच की मैं लेंथ निकालूं यानी डिस्टेंस निकालूं, दूरी निकालूं, तो इसका कुछ भी प्लेस यहाँ होगा, इसका कुछ भी प्लेस यहाँ होगा। बॉन्ड लेंथ की बात करो, इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा, इसका न्यूक्लियस कुछ यहाँ होगा और इसका न्यूक्लियस कुछ यहाँ होगा। तो देखो ये डिस्टेंस
और ये वाली डिस्टेंस देखो एक बार, और एक बार ये वाली डिस्टेंस देखो, तो साफ हमें मेजर हम यहाँ से आसानी से अपनी आंखों से आसान दिख रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाली डिस्टेंस और ज्यादा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर घटता है, क्या कहा, जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहा है, जो और भाई यानी बॉन्ड लेंथ क्या होता है, दो एटम के बीच के न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो ऐसे देखा जाए तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, क्या बॉन्ड लेंथ कैसी है, कम, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा और इसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा। अब वो कैसे याद होगी, साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्या बना सकता हूँ कि जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो यानी परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली रिलेशन है, कैसा है, इनवर्सली। कैसे लिखा जा सकता है ये कि बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर, क्या, परसेंटेज एस करेक्टर। इसका मतलब यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो काफी कम होगा, कैसा होगा, कम। और ये साफ दिख रहा है आपको कि बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है तो इसका परसेंटेज, इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो काफी कम है। इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो साफ दिख रहा है इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और परसेंटेज एस करेक्टर का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, कैसा होता है, इनवर्स। एक फॉर्मूला और होता है कि बॉन्ड एंगल, क्या, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के, किसके, परसेंटेज एस करेक्टर के। यानी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी बढ़ेगा, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी। और परसेंटेज एस करेक्टर का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि cos थीटा इक्वल टू होता है एस अपॉन एस माइनस वन। ये आपने पढ़ाया होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ये मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर सेकंड या थर्ड में हो सकता है, इसे आप देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि ये कुछ मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो डबल बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल ये आपके सामने ये है और एक ये है, तीन मॉलिक्यूल है और ये भी डबल बॉन्ड लगा है, इसमें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। और इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, इस कंसेप्ट को देखते हुए बताना है कि यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड सॉल्टेड होगा, कौन सा डबल बॉन्ड, कौन सा जो डबल बॉन्ड है वो सबसे छोटा होगा, सॉल्टेड होगा। तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन कैसे होगा। आप यहाँ पे यदि एंगल देखो, मैंने माना थीटा वन, और यहाँ पे एंगल देखो हुआ है थीटा टू, और यहाँ पे एंगल माने माना थीटा थ्री। इतना आपके समझ में आएगा। अब यदि ध्यान से देखा जाए और हमें साफ दिख रहा है कि थीटा वन कम है और थीटा टू थोड़ा ज्यादा है और थीटा थ्री थोड़ा और ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा वन कम है, यानी थीटा वन कम, यानी परसेंट, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये रहा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कम, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर भी कम। इसका मतलब इन बॉन्डों में जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा, वो इन बॉन्डों में जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा काफी कम होगा। तो बाकी का बचा हुआ जो एस करेक्टर होगा वो सामने वाले बॉन्ड में होगा। यानी इस बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की बात करने के बाद जब बॉन्ड लेंथ की बात आती है वो केवल सिग्मा बॉन्ड के आगे उसका बॉन्ड लेंथ का कोई पाई बॉन्ड से बिल्कुल दूर का कोई मतलब नहीं होता है। तो इन दोनों में परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा तो बचा हुआ जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो इस वाले बॉन्ड में होगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा तो उसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड होगा वो सॉर्टेड होगा। कैसा होगा, सॉर्टेड डबल बॉन्ड, कैसा होगा, सॉर्टेड। अब इसका देखा जाए तो थीटा टू कंसेप्ट से दिख रहा है थीटा टू थोड़ा ज्यादा है, थीटा टू ज्यादा, और यहाँ पे सबसे थीटा थ्री बहुत ज्यादा है। इसका मतलब थीटा थ्री बहुत ज्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी दोनों में बहुत ज्यादा। तो इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया तो इस वाले बॉन्ड में जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा वो कम होगा। कैसा होगा, कम। अब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा, सॉरी परसेंटेज एस करेक्टर डबल बॉन्ड की बात पूछा है मैंने, डबल बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर घटा तो सीधी बात है कि ये वाला डबल बॉन्ड बहुत बड़ा हो गया, सॉर्टेड नहीं रहा। तो मैंने पूछा था आपसे कि कौन सा डबल बॉन्ड सॉर्टेड है,
तो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। तो मैं आशा करता हूँ आपके ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड सॉर्टेड है और कौन सा नहीं है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ये कंसेप्ट को आपको, ये फॉर्मूले को देखते हुए, बॉन्ड एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। यदि किसी में बॉन्ड एंगल कम तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कम, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। और यहाँ देख रहा था कि थीटा वन काफी कम है, यानी थीटा वन कम, तो इस दोनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कैसा? कम। देखो एक बार बना देता हूँ इसे, जो ये हमारा ये रहा, ठीक है, थीटा वन जो भी रहा है, ये थीटा वन काफी कम है, यहाँ पे थीटा वन जो भी है काफी कम है। तो इन बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड है, इनमें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, ये बॉन्ड एंगल कम है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इनमें काफी कम होगा। तो बचा हुआ जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो इसमें ही तो होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, अब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, तो ये तो आपको पता है इनवर्सली है। अब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी घट जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बहुत छोटी है, शॉर्टेड होगी, यानी कि शॉर्टेड होगी। तो ये अभी आपके समझ में आएगा, ये एकदम कंसेप्ट हमारे क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एमो डायग्राम की, यानी कि होमो, लुमो, सुमो और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, इन सभी के बारे में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और ये समझ में आऊगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।